हेलो एवरीवन, मेरी हिंदी कहानियाँ में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है पति से ऊबकर गैर मर्द के साथ भाग जाने की सजा। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ब्यूटी बहुत खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन बनने संवरने में उसे बहुत दिलचस्पी थी। जब वह सज संवर कर खुद को आईने में देखती तो मुस्कुराने लगती। ब्यूटी अपनी असली उम्र से कम लगती थी। उसे घर के कामों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और वह बाजार में खरीदारी करने की शौकीन थी। ब्यूटी को शेरो शायरी से लगाव था और वह अपनी शौखियों से महफिल लूट लेने का दम रखती थी। ब्यूटी का अपने पति रमेश से झगड़ा चल रहा था। इसी बीच उनके मोहल्ले का हरीश मुंबई से लौट आया था। वह चलता पुर्जा था। एक दिन मुशायरे में उन दोनों का आमना सामना हो गया। हरीश ने आदाब करते हुए कहा, आप तो पहुंची हुई शायर लगती हैं। आप मुंबई फिल्म इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं कोशिश करती हैं? ब्यूटी पति रमेश की जली कटी बातों से उकताई हुई थी। हरीश की बातों से जैसे जले पर रुई के फाहे सी ठंडक मिली। उसने अपना भाव जाहिर करते हुए कहा, हरीश, आप क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हैं? हरीश ने तुरंत अपना जाल बिछाया। नहीं मैडम, मैं सच कह रहा हूँ कि आप वाकई पहुँची हुई शायर हैं। ब्यूटी ने हरीश को अपने घर दिन के खाने पर बुला लिया। रात के खाने पर रमेश से झगड़ा हो सकता था। खाने पर ब्यूटी व हरीश ने खूब ख्याली पुलाव पकाए और योजना बनाई कि ब्यूटी अपनी जमा पूंजी लेकर हफ्ते के आखिरी में जा रही ट्रेन से मुंबई चलेगी। हरीश ने तो उसकी जवान होती लड़की को भी साथ चलने के लिए कहा, पर ब्यूटी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। बेटी को घर पर ही रखकर वह अपनी पक्की सहेली से बेटी से मिलते रहने की कहकर 50,000 रुपए लेकर चल दी। ब्यूटी जब गाड़ी में बैठी तो उसका दिल धक धक कर रहा था, पर वह मन में नए मंसूबे बनाती जा रही थी। इन्हीं सब बातों को याद करती हुई वह मुंबई पहुंच गई। हरीश ने उसे वेटिंग रूम में ही तैयार होने को कहा और फोन पर किसी से मिलने की मोहलत मांगी। ब्यूटी का चेहरा बुझ सा गया था। वह नए शहर में गुमसुम हो गई थी। हरीश ने उससे कहा, चलो कहीं होटल में कुछ खा लेते हैं। कुछ देर में वे दोनों एक महंगे रेस्टोरेंट में थे। हरीश ने उससे पूछे बिना ही कॉफी महंगी डिश का ऑर्डर किया। जब दोनों ने खाना खा लिया तो हरीश ने यूं जाहिर किया कि मानो उसका पर्स मिल नहीं रहा था। झक मारकर ब्यूटी ने ही वह भारी बिल अदा किया। ब्यूटी को घर की भी बेहद याद आ रही थी। घर से दूर आकर वह महसूस कर रही थी कि पति के साए में वह कितनी बेफिक्र रहती थी। अब हरीश व ब्यूटी एक टैक्सी से किसी सरजू के दफ्तर जा रहे थे। इस बार ब्यूटी ने खुद को टैक्सी का भाड़ा दे दिया। उसने हरीश को नौटंकी करने का चांस नहीं दिया। सरजू एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट चलाता था। हालांकि वह खुद एक पिटा हुआ एक्टर था, पर मुंबई में एक्टिंग सिखाने का उसका धंधा सुपरहिट था। सरजू के दफ्तर तक ब्यूटी को पहुंचा कर हरीश को जैसे कुछ याद आया। वह उठ खड़ा हुआ और बस अभी आता हूँ कहकर बगैर ब्यूटी के जवाब का इंतजार किए चला गया। अब ब्यूटी और सरजू आमने सामने बैठे थे। वह इधर उधर देखने की कोशिश करने लगी, जबकि सरजू उसे देख रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद सरजू बोला, लगता है कि आप थकी हुई हैं। आप ऐसा कीजिए कि रात तक नींद ले लीजिए। सरजू की एक नौकरानी ने सोने का कमरा दिखा दिया। ब्यूटी सोई तो नहीं,
पर वह उस कमरे में अपनी शायरी की किताब निकालकर पढ़ने लगी। कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब ब्यूटी को होश आया तो उसने खुद को पुलिस से घिरा पाया। एक खूबसूरत लड़की भी उसके पास खड़ी थी। पुलिस इंस्पेक्टर विनोद ने कहा, लगता है कि आप होश में आ गई हैं। ब्यूटी उठ बैठी, कपड़े टटोले। वह लड़की मुस्कुरा रही थी। इंस्पेक्टर विनोद ने उस लड़की को देखकर कहा, थैंक्स रोली मैडम, अब आप जा सकती हैं। ब्यूटी भी उठ खड़ी हुई। इंस्पेक्टर विनोद ने कहा, आप भी रोली मैडम का शुक्रिया अदा कीजिए। ब्यूटी कुछ नहीं समझी। तब इंस्पेक्टर विनोद ने बताया, आपको हरीश ने सरजू को बेच दिया था। यह शख्स एक्टिंग इंस्टीट्यूट की आड़ में जिस्म फिरोजी का धंधा चलाता है। रोली मैडम को इन्होंने इसी तरह से धोखा देकर बेचा था, पर वह बार डांस बनकर आज आप जैसी धोखे की शिकार औरतें को बचाने की मुहिम चलाती हैं। रोली बोली, और विनोद जी जैसे पुलिस इंस्पेक्टर मदद करें तभी हम बच सकती हैं, वरना यह कहते हुए रोली के आंसुओं ने सब कुछ कह दिया। तभी वह नौकरानी आ गई। रोली ने उसे कुछ रुपए दिए और बताया कि इसी काम वाले ने उसे फोन करके बताया था। शाम को ब्यूटी अपने शहर जा रही ट्रेन पर सवार हो गई। उसने मन ही मन रोली का शुक्रिया अदा किया और इस माया नगरी को अलविदा कह दिया।